अच्छा, कल हम लोग देख रहे थे ना, तो याद रखना, कल हम लोगों ने देखा था क्या, कंटेन्स नाम का एक फंक्शन है ना, और ये बड़ा यूज होता है। ठीक है, एक हमने देखा था, पहले तो हमने ये देख लिया था कि एक्स पाथ के अंदर हम चाहें तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए एंड और दो कंडीशन है। अगर जब तुमको दो एट्रीब्यूट, किसी को दो एट्रीब्यूट के बेसिस पे सर्च करना हो तो एंड यूज करो। तुम्हें अगर ये लगता है या तो ये या तो वो, तब क्या यूज करो, और इसके बाद फिर हमने बताया था बहुत जरूरी क्या, कंटेन्स। ये बहुत यूज होता है क्योंकि अक्सर बहुत बार हमें ऐसी जगहें मिलती हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, याद रखना कंटेन्स। रीजन, रीजन बहुत जगह ऐसा होगा ना जहां जो चीज आएगी उसमें कुछ हिस्सा चेंज हो रहा होगा और कुछ हिस्सा नहीं चेंज। जैसे एग्जांपल हम एक बताते हैं, जैसे बहुत जगह देखोगे, बहुत से एप्लीकेशन में काम करोगे ऐसा आएगा, जैसे IRCTC है, मान लो ऐसे आएगा, टिकट बुक किए, योर PNR नंबर एज, और फिर कुछ एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। इसको इंस्पेक्ट किया तो उसका जो टैग निकला वो स्पैन निकला, या कुछ और उसका क्या निकला, टैग निकला। तो ये जो देख रहे हो ये पूरा एक ही एलिमेंट है। अब इसको एक्सपाथ कैसे, जैसे मान लो अगर यही एक्सपाथ रहा होता, जैसे ऐसे समझ लो, स्पैन होता, स्पैन पे शुरू होता और स्पैन पे क्या हो जाता, एंड हो जाता। मान लो कोई और एट्रीब्यूट ना होता, सिर्फ इतना ही लिखा होता। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, तुमसे कोई कहता कि ये वैल्यू हमको प्रिंट करानी है जो यहाँ इनर टेक्स्ट में है, तुम्हें पता है गेट टेक्स्ट मेथड यूज करना है, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा ना। अब एक्सपाथ इसका क्या लिखोगे, अब अगर ऐसा लिख दिए, देखो एक्सपाथ तुमको बताया है इनर टेक्स्ट के सहारे ना, कैसे बताया है, डबल स्लैश लिखना और क्या लिखना, स्पैन, फिर क्या लिखना, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू, और यही जो इनर टेक्स्ट की वैल्यू होगी वही कॉपी करके पेस्ट कर दो। लेकिन दिक्कत ये है, ये एक्सपाथ काम नहीं करेगा अभी के लिए। अब इस टिकट के लिए तो ये PNR नंबर है, अगले के लिए टिकट नंबर, अगले के लिए क्या होगा, कोई दूसरा टिकट बुक करोगे तो PNR नंबर क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू बार बार क्या होगी, चेंज होगी ना। लेकिन तुम्हें इतना भी पता है जब PNR नंबर आएगा तो इतना लिख के आएगा, योर PNR नंबर इज, और इसके बाद क्या आएगा, कुछ ऐसा नंबर जो बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो तुम यहां देख रहे हो ना, कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कोई भी टिकट बुक करेगा तो हमेशा इतना आएगा, योर PNR नंबर इज, और क्या PNR नंबर, PNR नंबर बदल रहा है लेकिन इतना वर्ड जो है योर PNR नंबर इज, ये हर बार क्या है, फिक्स है। तो यहाँ वही कंटेंट्स काम आएगा भाई। बस हम क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिखते हैं कंटेंट्स, याद है ना, कंटेंट्स लिखोगे पैरेंथेसिस ऐसे, और याद रखना बराबर नहीं लगता, क्या लगता है, कॉमा। अब ये एक्सपाथ और ये जो ये दिए हो, ये एक्सपाथ भी काम करेगा। देख लो इसको ध्यान से भाई, बहुत यूज होता है, बहुत ऐसे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं हमको जिनकी वैल्यूज में कुछ हिस्सा क्या होता है, फिक्स होता है, कुछ हिस्सा बार बार क्या हो रहा होता है, चेंज। तो हम फिक्स वाले हिस्से को यूज करेंगे कंटेन्स के साथ। और अच्छा एक चीज ये भी है, लेकिन मान लो इसी एप्लीकेशन में ऐसा होता, दो एलिमेंट होते पेज पे मान लो, और ऐसा लिखा होता, नाउ योर PNR नंबर इज फलाना, एक एलिमेंट ये था और एक एलिमेंट ये पेज पे दोनों है। अगर ये एक्सपाथ दोगे तो किस पे काम करेगा, दोनों से मैच करेगा भाई, दोनों में तो ये वर्ड आ रहा है ना, योर PNR नंबर इज, दोनों से मैच करेगा, और दोनों में से काम किस पे करेगा, पहले पे। हमको काम करना है किस पे, दूसरे पे। क्या करें फिर, नाउ कैसे भैया, हमको ये वाला चाहिए ना यार, इसीलिए तो कल कंटेंस के साथ साथ एक और बताया था, स्टार्ट्स विथ, तुम्हें जिस पे काम करना है उसमें योर PNR नंबर इज तो वर्ड है, लेकिन ये योर PNR नंबर इज से शुरू हो रहा है। तो कंटेन्स के बजाय चाहते तो तुम एक्सपाथ को ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब ये जो है सिर्फ इस पे काम करेगा, ये योर PNR नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, नाउ से स्टार्ट हो रहा है ना।
ये वाला एक्स पाथ करोगे तो सिंपली किस पे काम करेगा, इस पे, और ये वाला एक्स पाथ यूज करोगे तो ये दोनों से मैच करेगा, इसलिए काम किस पे करेगा, पहले वाली। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कंटेन्स भी और स्टार्ट्स विथ भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा भैया कंटेन्स है। सर ये पैरेंथेसिस गलत है क्या कि ऐसे ही? ना ना, एकदम परफेक्ट है ये वाला। एकदम, अच्छा एकदम भाई। अरे जब भी एक ब्रैकेट शुरू होगा तो ब्रैकेट क्या होगा, पैरेंथेसिस हो चाहे ब्रैकेट हो, शुरू होगा तो खत्म भी होगा। देखो ये यहां शुरू हुआ खत्म हुआ, ये यहां शुरू हुआ ये भी तो खत्म होगा। हाँ सर ये देखो ऐसे है। हाँ हमने क्या बताया है, कंटेन्स एक फंक्शन है, इसलिए उसमें क्या होते हैं, पैरेंथेसिस, और उसी के अंदर दो एट्रीब्यूट दें, दो चीजें देनी है, या तो एट्रीब्यूट का नाम, कॉमा, वही फिक्स वैल्यू, और एट्रीब्यूट रहेगा तो @ लगेगा, टेक्स्ट फंक्शन है तो @ नहीं लगेगा। ये सब तो कल बता रहे थे, क्लियर है ये? तो ये दोनों भैया प्रैक्टिस करो, बहुत जगह इसका यूज, बहुत जगह यूज है। जैसे मान लो एक पेज है, पेज पे कहीं प्राइस आ रही है जैसे $40, अब और कहीं नहीं है पेज पे, एक जगह $40 लिखा आ रहा है, लेकिन और कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ले दे के जैसे ऐसे होता, एक एलिमेंट हो, मान लो उसका ऐसा हो, टैग अलग अलग हो सकते हैं, मान लो div टैग हो, और सॉरी जैसे ऐसा एक एलिमेंट, ऐसे आ रहा है $40। अब तुम्हें पता है ये प्राइस है, अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कोई $50 का होगा, कोई $30 का होगा, यही पेज खुला होगा, इसी पेज पे पहुंचे होगे किसी अलग प्रोडक्ट के सहारे तो दाम $40 आ रहा होगा, किसी और दूसरे प्रोडक्ट के सहारे पहुंचे होगे तो $70 आ रहा होगा, तो नंबर तो बदल रहा है जी सर। लेकिन तुम्हें पता है इसमें डॉलर वर्ड है, डॉलर तो रहेगा ही रहेगा, तुम्हें पता है, तो फिर वही कंटेन्स का यूज करो और डॉलर का यूज कर दो, कंटेन्स का यूज कर दो, वैसे एक्स पाथ बना दो, सिंपल। टेक्स्ट, और यहां लिख देते क्या, डॉलर, और स्पैन की जगह उसका टैग क्या है, अच्छा स्पैन ही है तो स्पैन, कुछ और टैग होता तो कुछ और लिख देते। ये बहुत यूज होता है, ये दिमाग में रखना, बहुत जगह ऐसी चीजें आएंगी जहां पे कुछ हिस्सा क्या होगा, फिक्स होगा, कुछ हिस्सा चेंज होगा, तो फिक्स हिस्से पे फोकस करो और कंटेन्स का इस्तेमाल करो और आइडेंटिफाई करवा लो। क्लियर है ये? सिर्फ डॉलर ही रखा जाएगा सर, वो नहीं है वो और कैसे रख दोगे, नंबर बताओ, 40 कैसे लिख दोगे, क्योंकि भाई प्रोडक्ट का दाम अलग अलग हुआ ना। जी सर। अगर तुमने मोबाइल सेलेक्ट करके उस प्रोडक्ट पेज पे पहुंचे तो दाम कुछ और दिख रहा है, तुम जूते सेलेक्ट करके पहुंचे तो कुछ और दिख रहा है, दूसरी कोई मोबाइल सेलेक्ट करके उसी पे देखो, तुम ध्यान से देखो, एप्लीकेशन अमेजन में या फ्लिपकार्ट में एक प्रोडक्ट पेज होता है कि नहीं, और लगभग सेम होता है, चाहे मोबाइल का प्रोडक्ट पेज देखो, चाहे जिसका जिसका भी देखो, क्या होगा, साइड में पिक्चर होगी उसकी, है छोटा सा हो सकता है, एक वीडियो होगा, उसका नाम लिखा होगा, वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, है, और ये मतलब ये सब दुनिया भर की बातें लिखी होती है कि नहीं, चाहे जो सामान खरीदो। अगर सिर्फ 40 हो और बार बार चेंज हो रहा है तो भैया फिर कैसे, तब इसको यूज ही नहीं कर सकते। तुम्हें बताओ अगर इससे कोई कह रहा है इसको आइडेंटिफाई करो, तो अब भैया टैग है और 40 है और इनर टेक्स्ट 40 है, लेकिन इनर टेक्स्ट का हम यूज कर नहीं सकते, रीजन क्योंकि हमें पता है कि दाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी 40 होगा, 35 होगा, इसमें कोई पैटर्न थोड़ी ना है, तो ये तो एकदम कुछ भी चेंज हो रहा है, कभी 40 है, $100 है, $200 है, $5 है, $2 है, कुछ भी हो सकता है, तो ये भाई तो ये तो क्या है, अनस्टेबल है, तो इसको तो यूज ही नहीं कर, यूज तभी करोगे जब उसमें कुछ फिक्स हिस्सा पाओगे। पहले क्या था तुम्हारा, पहले जब तुम काम अभी जब तक कंटेंट्स नहीं सीखे थे तब तक तुम्हारे सामने क्या मजबूरी थी, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो तुमको लगता था कि ये एक्स पाथ यूज करने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, तो आज लिख देंगे कुछ और, कल को हो जाएगी कुछ और, तो कल मेरी स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया, अगर कुछ चेंज हो रहा है उसमें भी ध्यान से देखो, क्या कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है या पूरा ही चेंज हो रहा है, कुछ हिस्सा, अगर कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स है, तो फिर वहां पे कंटेंट्स का यूज करो। लेकिन अगर पूरा ही चेंज हो रहा है, मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तब तो भाई आपके सामने मजबूरी है, आप उसको यूज नहीं करोगे, आप दूसरी टेक्निक्स का यूज करो।
क्लियर है? सर एक सिनेरियो मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग का बताएं तो मान लो साइड का कांस्टेंट अच्छा, इनका मतलब है ये कहना, मान लो ऐसे लिखा होता, सपोज करो मान लो किसी चीज का दाम उन लोगों ने ऐसे लिखा है X40 और $। अब तुम्हें ये पता है कि X हमेशा फिक्स है, X भी रहेगा डॉलर भी रहेगा, X भी रहेगा डॉलर भी रहेगा, लेकिन बीच का नंबर बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब कैसे X पाथ लिखें, डबल स्लैश क्या लिखें, स्पैन कंटेन्स और क्या टेक्स्ट कॉमा सिंगल कोट्स अंदर क्या लिखें, $। नहीं भाई, $। लिख लिए तो ढूंढेगा X और डॉलर इकट्ठे कहाँ लिखा है, X और डॉलर इकट्ठे थोड़ी लिखा है, X है डॉलर है, बीच में भी तो कुछ है जी सर। भाई 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो भैया यहाँ ऐसे यूज करो, एक ही यूज कर पाओ। लेकिन अगर मान लो तुम चाहते हो नहीं सर हमें तो क्या यूज करना है, मान लो X यूज करने से किसी और से मैच कर जा रहा है, लेकिन X और डॉलर कहीं नहीं है, X कहीं है अलग से, डॉलर भी कहीं अलग से है, लेकिन X और डॉलर कहीं इकट्ठे दाम में प्राइसिंग में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसी दिन के लिए तो सिखाया था क्या, इसीलिए अगर कई टेक्निक सब साथ साथ जुड़ेंगी एंड और यही उठा के करो क्या कॉपी और यही कर दो क्या पेस्ट और X की जगह रख दो क्या $। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका टैग क्या हो स्पैन, जिसके अंदर X भी आता हो और डॉलर भी आता हो। लेकिन $। लिख दोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, अगर ऐसे कभी लिख दिया तब तो उसका मतलब हो गया भैया कि क्या कि ये देखो, अगर ऐसे लिख दोगे तो वो ढूंढेगा ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसके टेक्स्ट में X और डॉलर इकट्ठे लिखा हुआ आता है, तो कहीं नहीं आता। कहाँ आ रहा है, यहाँ तो क्या आ रहा है $40, कभी आता है $30, कभी आता है $120। तो X और डॉलर एक शुरू में है एक अंत में है, तो ये टेक्निक यूज करनी। और भी एक तरीका हो सकता है, ना 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 आर कर लोगे तो मतलब क्या, ये X वाले से भी जो अकेला X होगा उससे भी मैच करेगा, जो अकेला डॉलर होगा एंड यूज करना है, एंड मतलब और कि मतलब ऐसा ढूंढो जिसमें X भी हो और जिसमें डॉलर हो। आर लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसा ढूंढो जिसमें या तो X हो या तो डॉलर। तो एक जिसमें सिर्फ X होगा वो भी आ जाएगा, जिसमें सिर्फ डॉलर होगा वो भी आ जाएगा, लेकिन एंड लगाओगे तो सिर्फ वही आएगा जिसमें X और डॉलर दोनों होगा। अच्छा, इसी का एक और अच्छा X पाथ लिख सकते हो क्या, जैसे तुमको पता है ना तुम्हारे केस में क्या है, X शुरू में आता है तो स्टार्ट्स विथ X लिख दो और कंटेन्स में क्या लिख दो $। ये हम तो कहेंगे इससे भी ज्यादा बेटर कौन सा है, नीचे वाला। ये वाला तो उससे भी, जैसे मान लो एक एलिमेंट ऐसा होता, ध्यान से देखना, एक एलिमेंट ऐसा होता, अब ये वाला X पाथ किससे मैच करेगा, दोनों से, क्योंकि दोनों में X है और दोनों में डॉलर। लेकिन ये वाला X पाथ सिर्फ ऊपर वाले से मैच करेगा, क्योंकि इसमें क्या लिखे हो, X से शुरू होना चाहिए और उसमें डॉलर भी होना चाहिए, तो ये सिर्फ इससे मैच करेगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो। तो उसमें ये सेट कर दीजिए स्टार्ट में। हाँ आगे सर जरा ध्यान से X पाथ देखो, सबसे जरूरी चीज है यही एक, देखो बाकी कोड तो हम सीख जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि भैया ड्रॉप डाउन का कोड फलाने है, इसका कोड ये है, इसका कोड वो है, बस कॉपी किया पेस्ट किया, या लिखा भी तो वही एक बार याद कर लिया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हर बार दिमाग लगाने की जरूरत है, जब भी किसी एलिमेंट पे करोगे तो उसे ध्यान से देखोगे, और याद रखना X पाथ ही तुम्हारे स्क्रिप्ट की जान है, इसीलिए X पाथ ऐसा लिखना पड़ता है हमें
जो यूनिक हो और साथ ही साथ स्टेबल हो, जिससे कि छोटे मोटे एप्लीकेशन में चेंजेस हो उससे मेरी स्क्रिप्ट हिल न जाए। जितना अच्छा एक्सपाथ रहेगा, जितना सही एक्सपाथ। और एक बात है, ये नहीं एक्सपाथ में खूब ढेर सारा एट्रीब्यूट जोड़ दो। भाई जितना एट्रीब्यूट जोड़ोगे उसका मतलब क्या है, उतनी ही चीजें वहां होनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा या कुछ भी बदल गया होगा तो फिर काम नहीं करेगा। इसीलिए हम कम से कम एट्रीब्यूट यूज करने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 स्टेबल, और नंबर 3 यूनिक। मतलब ऐसा नहीं कि ढेर सारे एट्रीब्यूट दे दो। जैसे अभी मान लो हमें किसी को पहचानने को दे, तुम्हारी फोटो भी दे दें और ये भी बता दें कि सफेद रंग की शर्ट भी पहना होगा, और तुमने एंड क्राइटेरिया के साथ उसे भेज दिया, वो जाएगा देखेगा चेहरा मैच कर रहा है, लेकिन कहेगा यार शर्ट तो मैच नहीं कर रही भाई, ये आदमी वो नहीं है। तो ये तभी फालतू की चीज तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी ना शर्ट के बारे में। जब चेहरा ही यूनिक था, चेहरे से ही पहचाना जा सकता था, तो चेहरा और शर्ट क्यों डाल दी उसमें? जब तुम शर्ट बोल दिए, तो उसको लगा भाई ये चेहरा भी होना चाहिए और शर्ट भी सफेद होनी चाहिए, भले चेहरा मैच कर गया एकदम, वो कहेगा ना भाई वो आदमी नहीं है। ठीक है, वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा वीडियो? चलो अब समझ में आया ये। और लास्ट क्लास में पहले ही बताई गई चीज एक थी, हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। क्या ये जो एक्सपाथ ऊपर सारे बना रहे हो, इन सब को बोलते हैं क्या? रिलेटिव एक्सपाथ। एक्सपाथ मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब तुम्हें उसकी पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे उसका टैग बताओ, एट्रीब्यूट बताओ, वैल्यू बताओ। इस तरह से जब काम करोगे, या जिसे सबसे सिंपल समझो, जो एक्सपाथ डबल स्लैश से शुरू होगा वो क्या है? रिलेटिव। और जो सिंगल स्लैश से शुरू होगा वो एब्सोल्यूट। लेकिन इसमें देख रहे हो, उसकी पूरी कहानी बतानी पड़ती है, कहां पैदा हुआ, कौन था HTML, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, एकदम एग्जैक्ट। काम ये भी करेगा, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा। लेकिन बड़ी दिक्कत क्या है, जरा सा भी एप्लीकेशन में डेवलपर कल को चेंज करेगा, तुम्हारी स्क्रिप्ट काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। जैसे आते हैं जरा एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान से बहुत समझना है इस चीज को। दिख रहा है ना? चले अंदर चलते हैं। ये आ जाओ। अब जैसे कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, जैसे यही एलिमेंट या यही एलिमेंट, या चलो इसी की बात करेंगे, इसी की बात। इसे जरा राइट क्लिक करो और क्या करो? इंस्पेक्ट करो। अगर इसका एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाना है तो बहुत आसान है, बस इस एलिमेंट पे क्या करो? राइट क्लिक करो, कॉपी में जाओ, अपने आप आ जाएगा क्या? कॉपी फुल एक्सपाथ। क्लिक करो, कॉपी हो गया। तुमको टेस्ट करना है, देखना है, चलो इसको नीचे करो। बस तुम्हें पता नहीं क्या करना होता है, कंट्रोल ये देखो काम कर रहा है कि नहीं? देख रहे हो काम कर रहा है कि नहीं? ये देखो एक्सपाथ HTML स्लैश बॉडी टेबल 3D बॉडी TR TD4 IMG, ये पूरी कहानी बता रहा है कि भैया HTML में ये कैसे ढूंढता है, ये कैसे काम करेगा। जैसे अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में यही लाइन डाल दो, या ये ढूंढ के हाईलाइट कर रहा है ना, कैसे ढूंढ रहा है? ये जाके पहले ढूंढ रहा है HTML कहाँ है, मिल गया। हमने तुम्हें हमेशा बताया है स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अब पहले HTML ढूंढेगा, HTML के बाद क्या ढूंढेगा? बॉडी ढूंढेगा। HTML के अंदर सॉरी हाँ बॉडी मिल जाएगी। बॉडी के अंदर तीसरा टेबल ढूंढेगा, मिल जाएगा। तीसरे टेबल के अंदर TR ढूंढेगा, TR के अंदर चौथा TD ढूंढेगा, और TD के अंदर फिर क्या ढूंढेगा? IMG, और मिल जाएगा यार। काम करेगा, ऐसा नहीं है देखो काम करता रहा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लगा के चला दोगे, स्क्रिप्ट चल जाएगी। लेकिन बड़ी दिक्कत इसके साथ ये है कि कल को डेवलपर अगर जरा सा भी क्या करेगा? चेंज करेगा।
जरा सा भी डेवलपर कल को अपने पेज में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, हो सकता है एक टेबल और डाल दे, एक टेबल हटा दे, या है कुछ ऐसा डिव, या मान लो टेबल था ना, कल को डेवलपर ने टेबल ही हटा दिया, उसको समझ में आया, उसने क्या कर दिया, टेबल ही गायब कर दिया, या एक टेबल और डाल दिया, तो तुम्हारा टेबल, तो तुम्हारा एलिमेंट तो अब चौथे टेबल में चला गया ना, तो ये XPath काम कर पाएगा। एकदम बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने उसी टाइम पे बताया था जब हम आपको बता रहे थे कि जैसे जब किसी को तुम अपना एड्रेस बताते है ना, जैसे तुम कहो कि भैया हम भदोही से आ रहे हैं, अब हम तुमको एड्रेस बताओ कैसे यहाँ पहुंचे, तो हम पहुंच गए, ठीक है, चलो वहां से निकलो, वहां से राइट लो, वहां से लेफ्ट लो, 2 रेड लाइट आएंगी उन्हें क्रॉस करो, वहां से लेफ्ट लो, फिर वहां से 3 चौराहे आएंगे, राइट लो, ऐसे ऐसे करके पहुंच जाओ। आने को वैसा वो रास्ता गलत नहीं है, ऐसा नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन समस्या क्या है, गवर्नमेंट ने एक चौराहा बढ़ा दिया, एक चौराहा घटा दिया, तब तुम यहाँ नहीं पहुंच पाओगे। तो गिन के आ रहे हो ना, वहां से तीसरा चौराहा, वहां से चौथा चौराहा, पता चला एक चौराहा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया या एक चौराहा क्या कर दिया, कम कर दिया, तो तुमको गलत जगह से टर्न ले जाओगे, तो यहाँ पहुंच पाओगे कभी नहीं। ये एब्सोल्यूट XPath है, बहुत अनस्टेबल है, जरा सा भी चेंज होंगे ये बिगड़ जाएगा। अब सोचो मेरा घर थोड़ी बदल रहा है, बस गवर्नमेंट ने एक चौराहा घटा बढ़ा दिया तो मेरे घर तक पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन तुम यूज क्या करते हो, रिलेटिव XPath या रिलेटिव एड्रेस यूज करते हो। तुम पूछते हो भाई ये सब बकवास मत करो कि कहां से कहां घूमना है, बस इतना बताओ, एट्रीब्यूट बताओ, सिटी का नाम क्या है या मार्केट का नाम क्या है। मार्केट एट्रीब्यूट है, वैल्यू मोड है, तुम कहते हो भैया हम इतने से पहुंच जाएंगे, आप हमको ये मत बताओ कि तीसरा चौराहा कि चौथा चौराहा। और वो जब हम बताए कि मार्केट मोड है, तुम भाई अब क्या करते हो, तुम आते हो यहाँ पे 3 चौराहा पड़े, 4 चौराहा पड़े, तुम्हें मतलब नहीं है, तुम ढूंढ ढाड़ के यहाँ क्या करते हो, पहुंच जाते हो। वही जो एड्रेस बता रहे हैं वही रिलेटिव है, सेम वैसे ही आपका रिलेटिव XPath है। जैसे देखो ये XPath भी काम करेगा, और या फिर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यही है ना। अब देखो टाइटल है इसके पास में ओपन कैलेंडर, क्या क्या जरूरत है ये ड्रामा करने की, सीधा लिखते क्या, /IMG @टाइटल इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, आ गया ना सीधा डायरेक्ट 1 कोई कंफ्यूजन इसमें। अब देखो ये इतना छोटा है, अब कल को डेवलपर टेबल डाले, डिव डाले, 3 टेबल डाले और 5 टेबल निकाले, अरे क्या लेना देना हमें भाई, ये तो ढूंढ रहा है बस किसके बेसिस पे, ये ढूंढेगा कैसे, पेज पे कितने ऐसे हैं जिनका टैग IMG है, और फिर उनमें से ऐसी कौन सी जगह है, और जो ऐसा कौन है जिसकी टाइटल क्या है, ओपन कैलेंडर ... है, बात खत्म, ज्यादा ड्रामे की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यही वाला XPath यूज करते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका, रिलेटिव XPath और एब्सोल्यूट XPath, वो जरूर पूछते हैं कि XPath कितने टाइप के होते हैं, हाँ 2 टाइप के, और रिलेटिव और वो, और तुम कौन सा यूज करते हो, तो हमेशा बोलना है कौन सा, हम रिलेटिव यूज करते हैं, क्योंकि जो ये होता है एब्सोल्यूट XPath होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो कुछ भी इधर उधर चेंज होगा, मतलब ये स्थिर नहीं है भाई, इसमें तो स्थायित्व नहीं है, आज बना रहे हो इस पे कल काम करेगी, कुछ गारंटी नहीं है। जरा सा भी डेवलपर पता चला तुम काम इस पे करना हो, लेकिन डेवलपर यहाँ भी कोई चेंज कर दिया जिसकी वजह से एक टेबल घट गया, बढ़ गया, उसकी वजह से ये भी काम नहीं करेगा, तुम्हारी स्क्रिप्ट इस पे क्लिक नहीं कर पाएगी। क्लियर है ये, एब्सोल्यूट का देखो, एब्सोल्यूट भी है, वो उसका पूरा पाथ है, ये उसका पूरा पाथ है, जनरली हम इसको यूज नहीं करेंगे, जनरली हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन है भाई उसमें से 2 है भाई, एक रस, जैसे अब ये है ना कि जैसे अब ये है तुम्हारा यहाँ भदोही से आने के लिए 3 चौराहे आ रहे हैं और ये सब आ रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे भाई, है वो भी एक चीज, तो वहीं से रहे हो ना, तो वो भी चीज है और ये भी चीज है, अब तुमको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा यूज करना। हाँ जैसे मान लो XPath नहीं बन रहा है, बिल्कुल XPath बिल्कुल यूनिक तुम नहीं बना पा रहे हो, इंडेक्सिंग भी नहीं यूज कर पा रहे हो, तो ट्राई करो, लेकिन इस पे भरोसा हम नहीं कर पाते। कैसे करेंगे बताओ जरा सा, मतलब अब उसके लिए ये है, ये वाला तभी काम करेगा कि डेवलपर कुछ भी छेड़े ना, और डेवलपर तुमसे पूछ के थोड़ी चेंज करेगा, भाई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो बना रहा है, तुमसे थोड़ी पूछेगा नहीं भैया चेंज करें कि ना करें, इसलिए तुम्हें ही मैनेज करना। क्लियर है ये है आपका, अच्छा लेकिन अच्छा एब्सोल्यूट XPath की बात, एक क्वालिटी देख रहे हो,
जिस इमेज को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, जिस इमेज को हम पहचानने की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ टैग दिए हैं, कोई एट्रीब्यूट नहीं दिए हैं, तब भी क्या हो रहा है, तब भी यहाँ पहुंच जाएगा। देख रहे हो आईएमजी में पहुंच रहा है कि नहीं, बताओ ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं, हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, बताओ आईएमजी का कोई एट्रीब्यूट यूज किया है नहीं। लेकिन एक्सपाथ क्या है, लंबा। अच्छा एक काम करते हैं जरा, ये कितनी चीजें हैं बताओ, टी बॉडी है और क्या है, टी आर है। अगर हटा दे तब देखो क्या बता रहा है, क्योंकि अब क्या ढूंढ रहा है, अब ढूंढ रहा है एचटीएमएल कहाँ है, उसके अंदर बॉडी कहाँ है, बॉडी के अंदर तीसरा टेबल कहाँ है, तीसरे टेबल में टी बॉडी कहाँ है, टी बॉडी के अंदर TD4 कहाँ है, जबकि टी बॉडी के अंदर TD4 डायरेक्ट नहीं है, टी बॉडी के अंदर पहले TR है, TR के अंदर TD4 है, इसीलिए देखो ये काम नहीं कर रहा। लेकिन जरा एक चीज देखना ध्यान से समझो, कर रहा है ना, डबल स्लैश, बस अंतर क्या है, पहले स्लैश था तो काम नहीं कर रहा और ये लगा दिए तो काम करने लगा। अब ये देखते हैं कि भाई स्लैश, तो याद रखो भैया स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब इमीडिएट चाइल्ड, जस्ट चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड, स्लैश इसकी बात करता है। और ध्यान से देखो ये रिलेशनशिप, डबल स्लैश, डबल स्लैश का मतलब होता है पेरेंट डिसेंडेंट, बिल्कुल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट जो है इस रिलेशन को बात करता है क्या, डबल स्लैश। अब ठीक है, डबल स्लैश समझ रहे हो। अब देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि देखो टी बॉडी के बाद क्या लिखा है बताओ, टी बॉडी के बाद डबल स्लैश TD4, क्या लिखा है तुमने, देखो ध्यान से, टी बॉडी डबल स्लैश TD4। अच्छा ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा था, वो इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि वो टी बॉडी के अंदर ढूंढता है TD4 को, जैसे ये टी बॉडी है ना, देखो ये देखो ये टी बॉडी है ना, टी बॉडी के अंदर ये क्या ढूंढ रहा है, TD4, TD4 मतलब कौन सा, लेकिन टी बॉडी के अंदर TD4 कहाँ है भाई, टी बॉडी के अंदर तो क्या है, TR है, TR के अंदर क्या है, TD4 है, TR के अंदर क्या है, TD4 है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन डबल स्लैश लगा दो तो काम करने लग रहा है, क्योंकि डबल स्लैश का मतलब होता है अब देखो स्लैश ये लिखे तो क्या मतलब है स्लैश, कि टी बॉडी का चाइल्ड होना चाहिए कौन, TD, टी बॉडी का जस्ट चाइल्ड होना चाहिए क्या, TD4 या जो भी है, मतलब ऐसा क्या मतलब है, टी बॉडी के अंदर उसके चाइल्ड होने चाहिए कौन, TD। जानते हो ये एक्सपाथ कब काम करता, ये तब काम करता जब ये TR क्या होता, नहीं होता। अगर हम इस TR को ले, अच्छे एक काम करते हैं, एडिट एज HTML, ये TR है ना, ये TR लें और कर दें क्या गायब, चाहिए जरा ध्यान से, हट नहीं रहा है, देखो अब, लेकिन देख रहे हो TR अपने आप क्या हो रहा है, आ ही जा रहा है, ये हटेगा तभी काम करेगा सर, अगर ये TR हट जाता है एनी हाउ तब तुम्हारा ये एक्सपाथ काम करेगा। करने लगता, क्योंकि याद रखना सबसे बड़ी चीज है स्लैश रिलेशन, समझो ये ढूंढ रहा है टी बॉडी का चाइल्ड होना चाहिए,
जस्ट चाइल्ड, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, जस्ट चाइल्ड होना चाहिए चौथा टीडी। या मतलब इसका है कम से कम टी बॉडी के पास 4 से ज्यादा टीडी होने चाहिए एज ए चाइल्ड, और उनमें से ये चौथे पे काम करेगा। लेकिन यही स्लैश लगा, डबल स्लैश लगा दो तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसका मतलब ये है कि टी बॉडी का हमने बताया था ना, दो रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट डिसेंडेंट। कौन डिसेंडेंट होता है? आपका चाइल्ड भी, ग्रैंड चाइल्ड भी, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी, जो भी आपके नीचे है सब आपके क्या है? डिसेंडेंट है। अगर हम इस टी बॉडी की बात करें तो ये टी आर भी डिसेंडेंट है, टीडी भी डिसेंडेंट है, टीडी के अंदर कुछ होगा वो भी क्या है? डिसेंडेंट ही है। जो भी टी बॉडी के अंदर होगा सब के सब क्या बोले जाएंगे? डिसेंडेंट। लेकिन सब के सब चाइल्ड नहीं बोले जा सकते। चाइल्ड तो कौन है टी बॉडी का? सिर्फ टीआर। जो जस्ट अंदर है वो चाइल्ड है, और जो जस्ट अंदर है या अंदर के अंदर है या उसके भी अंदर है, उन सब के लिए एक वर्ड चलता है क्या? डिसेंडेंट। जैसे नहीं होता भाई, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है ना, जो मेरा चाइल्ड है मेरा बेटा है वो बेटा। अब देखो, लेकिन जो मेरा नाती है वो मेरा बेटा नहीं है, वो बेटे का बेटा है। लेकिन हाँ, एक वर्ड चलेगा क्या? डिसेंडेंट या वंशज। वंशज तो सभी है ना, मेरा बेटा भी मेरा वंशज है, उसका बेटा भी मेरा वंशज है, उसका भी बेटा क्या होगा? मेरा ही वंशज होगा ना। तो यहां देखो ये स्लैश क्यों का, अब इसका क्राइटेरिया समझो क्यों काम कर ले रहा है ये, क्योंकि अब ये ढूंढ रहा है टी बॉडी के अंदर TD4 होना चाहिए। चाइल्ड हुआ तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो भी चलेगा। अरे सब छोड़ो, हम ये लिख दे रहे हैं भाई, जैसे चलो ये टी बॉडी भी गायब कर दी, अब कर रहा है काम है। अब TD4 हाँ TD4 गायब कर दो। अब पूरे टेबल 3 के अंदर ढूंढ रहा है क्या? IMG। टेबल 3 के अंदर TR था, TR के अंदर कई TD थे, उन TDs के अंदर कई इमेज पड़ी थी। अब तुमने क्या लिखा? टेबल 3 डबल स्लैश IMG। इसका मतलब क्या? तीसरे टेबल के अंदर इमेज ढूंढो, चाहे वो चाइल्ड हो तो भी ढूंढो, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी ढूंढो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी ढूंढो, जो भी हो सब ढूंढो। तो पूरे टेबल के अंदर, तीसरे टेबल 3 के अंदर टोटल 8 IMG हैं। इसीलिए देखो यहाँ क्या बता रहा है? 1 ऑफ 8। इस डबल स्लैश समझो, डबल स्लैश लगा दिए तो मतलब ये है कि अब उसके जस्ट अंदर नहीं ढूंढेगा, अंदर भी चलेगा, अंदर के अंदर भी वो पूरा ढूंढेगा भैया कहाँ है वो, बस। क्लियर है ये? चलो एक दो एग्जांपल और पे आते हैं। जैसे चलो अभी थोड़ा सा पहले इजी देखते हैं कुछ। जो कोई फिट एग्जांपल पकड़ते हैं। चलो जैसे इसी पे एक्स पाथ देखो, तो भैया देख रहे हो, लीड इंफॉर्मेशन पे आओ, यहां देखो ये क्या है? P है, इनर टेक्स्ट है भाई, ठीक है जो है। मान लो इसका इनर टेक्स्ट बार बार बदल रहा तब, और कोई पैटर्न नहीं है तब तो यूज नहीं करोगे ना भाई। पैटर्न होता तो कंटेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते। मान लो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है और कोई पैटर्न नहीं है, तो कंटेंस तो यहाँ काम करेंगे नहीं। लेकिन तुमको दिखा कि इसका एक क्या है? पेरेंट।
भाई देखो काम हमें इस पे करना है, लेकिन मेरे पास इसके पास जो इंफॉर्मेशन है इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम क्या एक्स पाथ लिखें। लेकिन हाँ फिर याद रखना इस बात को, जब भी जिस एलिमेंट पे काम करना है पहले तो उसके टैग और एट्रीब्यूट के सहारे उसे पहचानने की कोशिश करते। जैसे तुम ही को जब किसी से मिलना होता है पहली बार नहीं है तो भाई पहले तो क्या कोशिश करते हो, अगर उसकी फोटो मिल जाए या उसकी कोई ऐसी डिटेल मिल जाए जो यूनिक हो, स्टेबल हो, तो हम उससे उसको ढूंढ लें। लेकिन जब कभी कभी नहीं मिलता तो बहुत से ऐसे लोगों से तुम मिलने जाते हो, उसको नहीं देखे हो, उसको नहीं पहचानते, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन तुमको किसी ने बता दिया है कि भाई उनका लड़का है, फलाने का लड़का है, फलाने की तुमको फोटो दिखा दिया, तो तुम क्या करोगे, अब फलाने की इन्फॉर्मेशन तो है ना, तुम पहले जाकर उस आदमी को ढूंढोगे, जब वो मिल जाएगा तो उससे पूछोगे भैया तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो इजीली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सेम वही टेक्निक, हमें काम इस पे करना है, ढूंढना इसको है, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो जो है बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हम क्या करेंगे, जब इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इसके पेरेंट के पास देखेंगे, क्या भैया इसके पास है, तो हमको दिख रहा है कि हाँ यार एक टीडी है, इसका पेरेंट कॉल स्पैन 4 है, क्लास है, डिटेल्ड व्यू हेडर, तो फिर हम ऐसे करें। अच्छा ये तो 1 ऑफ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा इस टीडी का चाइल्ड कौन है, बी है ना, स्लैश, तब भी कितना आ रहा है, 1 ऑफ 3 आ रहा है। देखो अच्छा क्यों 1 ऑफ 3 आ रहा है, क्योंकि इस पेज में ऐसे 3 टीडी हैं जिनकी क्लास क्या है, डिटेल्ड व्यू हेडर, और सबके पास एक चाइल्ड है जिसका टैग क्या है, बी, तभी ये दिखा रहा है। देखो पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। जानते बी टैग क्यों लगाते हैं डेवलपर, जब चीजों को बोल्ड करना होता है, बोल्ड मतलब नहीं लिखते हो तो पतला सा या मोटा सा, जब बोल्ड करना होता है डेवलपर को तो बी टैग का यूज करते हैं। बी टैग में कुछ भी लिखो रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़े मोटे अक्षरों में आ जाएगा, हाईलाइटर, हाईलाइट भी मत बोलो इसको, ये समझो क्या थोड़े मोटे अक्षरों में आ जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। डेवलपर यूज करते हैं बी टैग। और आज एक चीज और भी आजकल यूज करते हैं, आजकल बी तुमको यूज होता कम मिलेगा, कहीं भी एचटीएमएल उठा के देखो, किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करोगे, आजकल अक्सर जहां किसी अक्षर को मोटा करना होता है ना, हेडिंग जैसा दिखाना होता है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। एक टैग है जिसका नाम है क्या, स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं और ये भी। वैसे देखो वो कुछ भी यूज करें तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए तो हर चीज क्या है, टैग है, एट्रीब्यूट है, वैल्यू है, इनर टेक्स्ट है। अब वो बी है चाहे स्ट्रॉन्ग है, एक्स पाथ का नियम थोड़ी बदल जाएगा। अरे भाई स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या लिखेंगे, डबल स्लैश स्ट्रॉन्ग, और फिर लिखेंगे एक्स पाथ, फिर लिखेंगे एट्रीब्यूट और वैल्यू। अरे बी होगा तो डबल स्लैश बी लिखेंगे। अच्छा ये देखो 3 मिल रहे हैं, है ना, अच्छा 3 मिल रहे हैं क्योंकि हाँ 3 है भी। चलो एक आध एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अरे ये देखो अब देखो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये क्रिएट फिल्टर है, ये लिंक, इसको आइडेंटिफाई करना, इस लिंक को जिसका टैग, तुमसे कोई कह रहा है भैया क्रिएट फिल्टर पे क्या करो, क्लिक करो, तुम कहोगे सर आसान है, टैग है, एट्रीब्यूट और वैल्यू भी है, और इनर टेक्स्ट भी है, मेरे पास तो है, आराम से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जरा ये मानो कि जो ये इनर टेक्स्ट है ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब यूज करोगे, नहीं करोगे।
मान लो ये एचरेफ की वैल्यू भी जो है बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब इसको भी यूज नहीं करोगे। तो ले दे के तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ टैग, उसका टैग, और सिर्फ टैग के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो लो 147 पूरे पेज पे 147 ऐसे आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनका टैग क्या है, ये। तो इसलिए ये सोचो ध्यान से, हमें काम करना है किस पे, इस पे, इसी क्रिएट फिल्टर पे। लेकिन हम ना href यूज कर सकते हैं क्योंकि बार बार बदल रहा है, और न ही उसका इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे केस में क्या हो रहा है, बार बार मान चेंज हो रहा है। तब जब भी किसी एलिमेंट पे काम करना होगा, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई बात नहीं, तुम देखोगे क्या पेरेंट के पास है, क्या पेरेंट के पास है। देखो कौन है, टीडी स्टाइल है, ये तो स्टाइल तो एकदम मैच कर रही है, दूसरे टीडी से भी स्टाइल मैच कर रही है कि नहीं, और लाइन क्या, सेंटर। अब जरा इस एग्जांपल को सोचो, कई बार तुम्ही लोग से कोई पूछता होगा तुम्हारे बारे में, तो तुम अपने पिताजी की बजाय अपने दादा का नाम बताते हो, क्योंकि तुम्हें यह महसूस होता होगा कि तुम्हारे दादा को यहाँ जानने वाले लोग ज्यादा हैं। पिता का नाम बता देंगे तो हो सकता है उस नाम के 5 लोग। तो कई बार ऐसा करते हो ना कि तुम भाई अपने को पहचानवाने के लिए ही अपने पिता का नाम बजाने के बजाय क्या करते हो, अपने ग्रैंडफादर का नाम बताते हो, दादा का नाम बताते हो कि भैया जाके उनसे पूछना, उनके घर में रहते हैं, उनको उनका नाम है, उसको जाओगे ढूंढोगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और फिर उनसे पूछोगे भैया तुम्हारा वो कहाँ है, नाती कहाँ है, या जो भी पोता कहाँ है, या तुम्हारे खानदान में जो ये लड़का कहाँ है, तो हमको ढूंढ लोगे इजीली। तो सेम वही टेक्निक यहाँ है कि जब हमें जिस पे काम करना है उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पेरेंट का देखेंगे। अगर पेरेंट के पास भी क्लियर, जैसे यहां देखो ये जो पेरेंट है, अच्छा ये बताओ पेरेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, चाइल्ड को पहचानने के लिए। भाई तुम अपने पापा का नाम क्यों बता रहे हो, इसलिए क्योंकि तुमको लगता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तुम्हारे नाम से ढूंढना क्या है, मुश्किल है, इसीलिए तुम अपने पापा का नाम बताए। लेकिन अगर तुम्हारे पापा को ही यहाँ कोई न जानता हो तो फिर पापा का नाम बताने कोई मतलब हुआ, नहीं हुआ ना। मतलब तुम उसी का नाम बताओगे जिसको सब लोग जानते होंगे, जिसका नाम एरिया में क्या होगा, यूनिक होगा, उसी का नाम लोगे ना। तो इसी तरह सेम यहाँ है, जिसको पहचानना है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप पेरेंट को देखोगे, पेरेंट के पास भी कोई यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखना, ए पे काम कर रहे थे नहीं मिला, टीडी पे गए उसके पेरेंट पे नहीं मिला, तो हमें याद रखना हमें पेरेंट के सिबलिंग या ब्रदर पे जाने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट। ये टी आर ए का क्या है, ग्रैंड पेरेंट है ना भाई। देखो टी आर के 2 चाइल्ड है, 2 टीडी, और दूसरे टीडी के अंदर क्या है, ए और टी आर का रिलेशन क्या है भाई, ए जो है ग्रैंड चाइल्ड है, और जो टी आर है वो, सॉरी हाँ, जो टी आर है वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट। तो इससे नहीं मिला तो इस पे गए, ये नहीं मिला तो इस पे गए, तो इस पे गए तो पता चला इसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। यार इन्हीं के सहारे तो हम इनको ढूंढने चले हैं, जब यही नहीं मिलेंगे तो वो कहां से मिलेगा भाई। जिस चीज के सहारे हम किसी को ढूंढने जा रहे हैं, वही सहारा ही नहीं मिल रहा है, तो वो आदमी कहां से मिलेगा जिसपे हमें काम करना। तो इसके ग्रैंड पेरेंट के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसके पेरेंट के पास जाएंगे, भैया तुम्हारे पास है, उसके पास भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके अब का कितने हायरार्की चले गए, सोचो, पिता, दादा, परदादा, और परदादा के ऊपर क्या दरदादा बोलो तो वहां तक पहुंच गए हो, लेकिन अभी आगे, लेकिन यहां क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है, टैग टेबल है, एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, क्लास स्मॉल। सही बता दें, तीनों बेकार। ये सब सेल पैडिंग वेडिंग तो जल्दी हम यूज नहीं करते, सेल पैडिंग, विड्थ, हाइट, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर फॉर्डर, ये सब हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेवलपर कभी भी यूआई या लुक को चेंज करने के चक्कर में बदल सकता है। इसके पास ले दे के क्या है, क्लास है ना, क्लास की वैल्यू क्या है भाई। देखो ध्यान से, हमें ढूंढना एक को है, लेकिन मदद हम किससे मांग रहे हैं, टेबल से। तो टेबल की क्लास क्या है, स्मॉल, टेबल @ क्लास
इक्वल टू। अब लो भैया 9 लोग हैं, तो जो टेबल हम सोच रहे थे ये टेबल मेरे काम का नहीं है। ध्यान से देखो इस चीज को। ये है पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट को बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के बोलेंगे क्या, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। ऐसे ही इंग्लिश में ग्रेट ग्रेट वर्ड लगता चला जाए। लेकिन हम सोचे थे इस टेबल का यूज करेंगे, इसी के सहारे पहुंचानेंगे, लेकिन इनका खुद ही का पता ठिकाना नहीं है। ये इनको ढूंढो तो 9 लोग मिल रहे हैं, तो हम वहां कहां पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अभी भी हम रुकेंगे नहीं, हम कहेंगे और ऊपर चलते हैं। अब देखो ये क्या हो गया रिलेशन, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट, इनके पास भी कुछ नहीं, इनके पास गए भाई, इनके पास भी कुछ नहीं है। ये तलाश हम तब तक करेंगे जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल जाता। अब ये भी बेकार है, टेबल अलाइन सेंटर पेंटर कहीं दिखे, अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट, ये बहुतों का होगा, इसीलिए इस पे भी भरोसा नहीं। यहां तक आए नहीं मिला, और मेरे ख्याल से कितनी पीढ़ी ऊपर चले गए, अब है बहुत। अब इसके पास गए, इसके पास भी कुछ नहीं, इनका पेरेंट ये टीआर, इसके पास भी कुछ नहीं है। फिर इसका पेरेंट ये टी बॉडी, इसके पास भी कुछ नहीं है। और इस टी बॉडी के पास ऊपर ये टेबल, इस पे हमें थोड़ा भरोसा हो रहा है। क्लास दिख रही है, क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट। यहां पहुंचे, यहां से देख रहे हो कैसे किए, पहुंचते तब तक ऊपर गए जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिले। यहां गए भी भरोसा नहीं है इसका, तो ट्राई करके तो देखो। टेबल टैग है और क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट। ये करो, आ गया 1/1, आ गया 1/1 की नहीं। तो अब हमको समझ में आया, यही वो है जिसके सहारे उसे पहचानना है। मतलब देख रहे हो, जब किसी के पास, जब किसी का एक्सपाथ एट्रीब्यूट कायदे से नहीं होता तो कहां जाओगे, पेरेंट पे। पेरेंट पे नहीं होगा तो कहां जाओगे, ग्रैंड पेरेंट पे। तब तक जाओगे ऊपर ऐसे ही जब तक एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल जाए। अब जैसे हमें यहां मिला, देख रहे हो 1/1 आ रहा है ना, तो भैया ये टेबल तो क्या है, यूनिक है, ठीक है। और हाँ बोलो, हाँ टेबल का है, हमें ढूंढना ना, हमें टीआर में नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना ये लिंक है जिसका नाम क्या है, क्रिएट फिल्टर। और ये ढूंढते ढूंढते हम ऊपर जाते गए, तब तक ऊपर गए जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल गया। कौन होता है यूनिक और स्टेबल पेरेंट, भैया जो 1/1 आ जाए और जिसके ऊपर ये भरोसा हो कि इनकी वैल्यू बार बार बदलेगी नहीं, तो हो गई ये स्टेबल भी और यूनिक तो है क्योंकि 1/1 आ रहा। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस टेबल के बाद लिखें, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। अच्छा अब एक तो तरीका ये है, लिखते हैं, अब जरा एक्सपाथ लिखते हैं। टेबल तक तो पहुंच गए, टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी। टी बॉडी का चाइल्ड कौन है, टीआर। टीआर में पहला टीडी ये है, मेरा आइटम कहाँ है, देखो क्रिएट फिल्टर कहाँ है, देखो पहला टीडी तो हाईलाइट करके बड़े बढ़िया से दिखाता है यार। बस सिंपल माइंड दिमाग यूज करो, ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, कर्सर ले जाओगे सब बताएगा। ये दूसरे टीडी के अंदर है ना मेरा फिल्टर, देखो जितना एरिया हाईलाइट हुआ है उसी के अंदर क्रिएट फिल्टर है ना, तो यहां लिखेंगे /TD 2। अब उसके अंदर फिर क्या है, /टेबल। टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी। टी बॉडी का चाइल्ड कौन है, टीआर। अब टीआर के चाइल्ड कौन है, टीडी, लेकिन ना, हाँ टीडी है, सही है। टीडी का चाइल्ड कौन है, टेबल। टेबल का टी बॉडी, टीआर, और टीआर के अंदर पहला दूसरा।
दूसरी टीडी के अंदर है ना, और फिर उसका TD2 का चाइल्ड कौन है, ए। आ गया ना, लेकिन एक्स पाथ हो गया बहुत लंबा। न पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, न पूरी तरह से रिलेटिव है, क्योंकि हमने डबल स्लैश का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अंदर स्लैश 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 का भी खूब इस्तेमाल किया। लेकिन जरा ध्यान से, अच्छा सोचो जरा, अब सोचो जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं या थे, ठीक है, उनका नाम है, उनके नाम पे बुलाया, तो उनसे पूछा गया भाई ग्रैंड, या मेरे मान लो ग्रैंड पेरेंट के जो पेरेंट थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट मान लो होते, उनसे पूछा जाता, ठीक है, भाई उनका नाम था, तो मान लो हम अब जो एड्रेस बताता कहता उनके पास चले जाओ, उन्हीं के घर में है। अब उनके पास पहुंचता ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास, लेकिन पूछता भैया किससे मिलना है, तो भाई अब मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट थे जो उनके 300 लड़के लड़कियां हैं, मतलब टोटल जो खानदान है हमारा 300-400 लोगों का है। तब ऐसे भी तो ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसे बताएं, उनके जो वो लड़के हैं, फिर उनके जो लड़के हैं, फिर उनके हैं, फिर वो जो है, ऐसे ऐसे बताओगे ना। या मान लो मेरे बारे में बताना, उनसे पूछ रहे हो, तो भाई वो कहेंगे यार हम ऐसे कैसे बताएं, मेरे पास तो बड़े नाती पोते हैं, मेरे 8 लड़के हैं, तो 30-40-45 नाती हैं, 30-40 नातिन हैं, और फिर उनके भी बच्चे हैं, मेरे परिवार में तो 400 लोग हैं, हम कैसे बताएं तुमको, तुम किसकी बात कर रहे हो, तो पूरा हमको बताओ। तब प्यार है तो ऐसे बताते, तो बड़ा लंबा बताना पड़ता ना, कि हाँ उनसे कहो कि उनका वो लड़का, फिर उनका वो लड़का, जो उनका तीसरा लड़का है, फिर वो जो उनका उसके बाद दूसरा लड़का है, ऐसे बताते। लेकिन मेरे बारे में बताना तो ये भी तो बता सकते थे कि यार वही जो तुम्हारा एक वो है, तुम्हारे खानदान में एक लड़का है जो पढ़ाता है मोड़े, तो वो कहते थे ऐसे थोड़ी उनके सारे बच्चे मोड़े में पढ़ा रहा है, तो हाँ एक कोई पढ़ा रहा है, तो कहते हाँ यार अच्छा अच्छा उसकी बात कर रहे हो, वो है। तो वही सेम चीज देखो हम यहाँ करने जा रहे हैं, इतना बड़ा एक्स पाथ है, कॉपी करके पेस्ट भी किया, काम कर रहा है ना। अरे उनको बताने के लिए उनको भाई उनको क्या बताते, बस यही ना जो बच्चा पढ़ाता है, बस इतना बता दिए, वही हम कहे टेबल। भाई टेबल के अंदर क्या है, टेबल के अंदर ही है ना सब। देखो भैया यही टेबल थी ना, सर ये नहीं ये थी, यही टेबल थी ना, इसी टेबल के अंदर सब लोग हैं ना। वही जैसे मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के अंदर ही तो सब लोग हैं ना, उनमें उनका भाई अब उनका मान लो एक ही खानदान में ऐसा था जो मोड़ में पढ़ा रहा था, तो बस वो इतना ही बताना था। जैसे ये देखो क्या लिखा है, टेबल डबल स्लैश ए। इसका क्या मतलब है कि जाके ढूंढो टेबल कहाँ है, कैसे काम करता है ये, पहले ढूंढता है टेबल कहाँ है, तो पेज में मान लो उसको 50 टेबल मिल गए, फिर उन 50 टेबल में ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट है, तो मान लो एक टेबल ऐसा है तो एक मिल गया। और फिर लिखा है डबल स्लैश ए, इसका मतलब है अब इस टेबल जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर एक एलिमेंट ढूंढो जिसका टैग क्या है, ए। तो अब ये ऐसा नहीं कि चाइल्ड ही होना चाहिए, ए चाइल्ड होता तो भी मिल जाता। यही तो बताया डबल स्लैश का मतलब, डबल स्लैश का मतलब पीढ़ी में जो नीचे है सब की बात करता। अब पूरे टेबल में ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, ए है। अब पूरे टेबल में संजोग अच्छा था हमारा, एक ही था, इसलिए 1 ऑफ 1 आ गया। लेकिन वहां मान लो पूरे टेबल के अंदर 3-4 लिंक होते, तब भाई यहां भी आता 1 ऑफ 4। जैसे वही हमारे दादा से कहते, अगर उन्हीं के 3-4 नाती पोते पढ़ा रहे होते, तब उससे पूछते मोड़े में जो पढ़ा रहे हैं, तो कहते ना भाई कौन पढ़ा रहा है, मेरे यहाँ तो 4 बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन अब संजोग अगर ऐसा हो जाए कि उनका एक ही नाती है पढ़ा रहा हो, तब उनके लिए बताना क्या है, आसान है। अच्छा उसी की बात कर रहे हो, वो जाओ वहां मिल जाएगा, कहीं घूम रहा होगा है, ठीक है। तो ये देखो कितना सही चीज है, ये बड़े बड़े एक्स पाथ एकदम छोटे से कर देता है ये डबल स्लैश। और सबसे अच्छी बात क्या जानते हो इस डबल स्लैश की, कल को मान लो इस ए और टेबल के बीच में 4 एलिमेंट और जोड़ दो या 4 घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। इसका क्राइटेरिया क्या है कि भैया टेबल ढूंढो, टेबल के अंदर ए ढूंढो, बात खत्म। चाइल्ड हो तो भी चलेगा,
ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। बस उसको ये है कि टेबल के अंदर एक ए मिलना चाहिए। कहाँ पे एक और जोड़े? हाँ बिल्कुल, अगर इसी टेबल के अंदर दो ए होते तो एकदम दिक्कत होती, तब वहां इंडेक्सिंग करते, तब शायद वहां इंडेक्सिंग, वैसे इंडेक्सिंग जल्दी हम करते नहीं, कुछ और सोचते भाई। तब ऐसे बताते ना, जैसे कहते, जैसे मेरे दादा को कहते कि भैया तुम्हारे नाती है पढ़ा रहे हैं जो, मान लो उनके 3 नाती यहाँ पढ़ा रहे हो, तो कह गए भैया 3 लोग पढ़ा रहे हैं, बताओ। अरे वही 3 जो हाइट ज्यादा नहीं है, सफेद रंग का कपड़ा पहनता है। अच्छा अच्छा, उसकी बात कर रहे हो, तो मतलब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बढ़ाई कि नहीं? तो बिल्कुल, जैसे जैसे मान लो एक बार, जैसे ये मान लो जो ए के पास एचरेफ भी तो है, मान लो एचरेफ जो है पेज पे कईयों से मैच कर रहा, जैसे देखो हमने एचरेफ क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमने बोला अनस्टेबल, बार बार बदल रहा है। अब हम कह रहे हैं नहीं भैया अनस्टेबल नहीं है, क्या है, स्टेबल है, बार बार बदल नहीं रहा है, लेकिन यूनिक नहीं। पूरे पेज में 10 ऐसे टैग ए टैग हैं जिनका एचरेफ क्या है, सेम। तब तो एचरेफ के सारे नहीं करते, जैसे वही कह रहे हैं ना। अब जैसे किसी को ऐसे पहचानना हो, जैसे कि यार नहीं वो सफेद शर्ट पहनते हैं, तो भैया सफेद शर्ट तो बहुत लोग पहनते हैं ना, 1-2 आदमी तो सफेद शर्ट नहीं पहनते। लेकिन मेरे दादा से कहोगे तुम्हारा नाती जो सफेद शर्ट पहनता है, तो वो और दुनिया को थोड़ी देखेंगे, तब तो अपने घर में देखेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा अरे सफेद शर्ट पहनता है, मोड़ी में पढ़ाता है, वही है। ऐसे है ना, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे भी हो सकता है भाई, बिल्कुल। अरे यार टैग है तो एट्रीब्यूट चलेगा ही, ऐसे ऐसे दे दो, है ना। तो अब क्या हुआ, टेबल ढूंढेगा, टेबल के अंदर ए ढूंढेगा, और जिसका एचरेफ क्या हो, मान लो यहीं से कॉपी करके ये एक्स बात देखो जरा, इसे कॉपी करते हैं सब एक साथ। ये देखो एक है और एक ये देखो, क्या मतलब हुआ इसका? अब इसका ये मतलब हुआ, इसका तो मतलब है कि टेबल के अंदर उसको ढूंढो जिसका टैग ए है, और इसका मतलब हुआ टेबल के अंदर उसको ढूंढो जिसका टैग ए है और एचरेफ की वैल्यू ये। नहीं, चेंजेबल अगर होगा तो नहीं यूज करेंगे, हम कह रहे हैं ना, मान लो चेंजेबल नहीं है, ठीक है। नहीं, मान लो चेंजेबल नहीं है तो डायरेक्ट यूज कर लोगे, लेकिन पेज में 10 लोगों से मैच कर रहा, जैसे तुम्हें कहो मेरी सफेद शर्ट मान लो चेंजेबल नहीं है, हम हमेशा सफेद पहन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब इतना दुनिया में लोग नहीं पहन रहे सफेद शर्ट, सिर्फ सफेद शर्ट से ढूंढना तो मुश्किल है। लेकिन अगर तुम कहोगे मेरे ग्रैंडफादर के पास जाके कि भैया तुम्हारा वो जो घर में रहता है वो सफेद शर्ट पहनता है, तो उनके लिए बताना आसान है कि भाई वो अब अपने घर में देखेंगे। जब तुम कहो सिर्फ सफेद शर्ट पहने हुए एक आदमी, तो पूरी दुनिया की बात होगी। जब कहोगे भाई फलाने का नाती और सफेद शर्ट पहनता हूं, तो दुनिया की बात नहीं होगी, उन्हीं के खानदान की बात होगी ना। अब कुछ आइडिया लग रहा है? चलो अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं, ये थोड़ा सा चलो कॉम्प्लिकेटेड। मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, क्या लिखा है, नो डेटा फॉर्म, या सर चलो इसे करना, इसको आइडेंटिफाई करना है जो लिखा हुआ है नो डेटा फाउंड, इसी को हाईलाइट कराना है, इसी का एक्सपार्ट। क्या करोगे भाई, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट कर दिए, नहीं हुआ तो यहां से कर दिए। अब क्या है भाई, टैग क्या है, डिव है, देख रहा ना हाईलाइट, यहाँ माउस है, डिव क्या है, सॉरी टैग क्या है, डिव है, क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है, इनर टेक्स्ट क्या है, नो डेटा फाउंड। तो तुम कहोगे भैया मेरे पास 2 चीज है, तो 3 चीज है, टैग भी है
एक एट्रीब्यूट भी है और एक इनर टेक्स्ट है। चलो लिखते हैं। किसका यूज किया जाए पहले? क्लास का। चलो क्लास का यूज करते हैं। तो सॉरी, डिव। ये डिव जानते हो क्यों वर्ड यूज करते हैं? डिव मतलब हर चीज का नाम रखा है किसी वजह से रखा है। डिव का मतलब है डिवीजन। डिव का मतलब है क्या? डिवीजन। चलो, लेकिन तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुम न भी जानते रहो डिव का क्या मतलब है, तब भी तुम्हारे ऑटोमेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लो भाई, वन आप क्या आ गए? 7। और पहला कौन है? ये वाला, जो कहाँ का है? पेंडिंग एक्टिविटीज वाला। दूसरा कौन है? ये है। तीसरा कौन है? ये। तो नहीं काम किया ना, तो क्या करें? चलो अच्छा, एंड भी लगा दे। एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या है? नो डेटा। अभी 1 ऑफ 7, क्योंकि जितने नो डाटा फाउंड यहाँ पेज में दिख रहे हैं सबका टैग क्या है? डिव है। सबकी क्लास क्या है? कंपोनेंट नेम है। और सबका टेक्स्ट क्या है? नो डेटा फाउंड। इसलिए कितने मिल गए? 7। तो हमें काम किस पे करना है? इसमें से पहला कौन है? देखो देखो यहाँ 1 ऑफ 7 मतलब पहला ये है, क्लिक करो। ये दूसरा है और ये तीसरा है। मतलब किस नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे है ना। देखो तीसरे नंबर पे। तो इसीलिए बताए हैं क्या तुमको एक चीज, इंडेक्सिंग। वैसे बताया है हमेशा कि इंडेक्सिंग जल्दी यूज मत करना, लेकिन चलो फिर भी करके देखते हैं। आ गया। लेकिन अब बदल गया ना। इसमें तो ये भी फीचर है कि इधर से उधर क्या कर सकते हो? ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। अब तो इसका नंबर वो नहीं रह गया ना 3 नंबर पे। अब देखोगे क्या बताएगा? अब 3 नंबर पे टॉप परचेज ऑर्डर आ गया, जबकि हमको नो डेटा फाउंड किसका चाहिए था? माई न्यू लीड्स का। तो भैया इसीलिए देख रहे हो, इंडेक्सिंग पे भरोसा इसीलिए हम लोग नहीं करते भैया। कुछ भी इधर उधर हो सकता है, सब बेकार हो जाए। तो इसलिए इंडेक्सिंग नहीं करनी है। अब बताते हो। तो और देख रहे हो जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उसमें हमको? 7 मिल रहे हैं। तो फिर वही टेक्निक सीखो जो अभी पहले किया। इसको ढूंढना है ना। डिव जैसी क्लास कंपोनेंट नेम और टेक्स्ट क्या है? नो डेटा फाउंड इनर टेक्स्ट। इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं, तुम ही देख रहे हो 7 लोगों से मैच कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसके पेरेंट को जाओ। डिव का पेरेंट कौन है? कहा भैया? सिबलिंग है, पहचानो। उसके अंदर है तो उसका पेरेंट है, उसका वो है भाई। डिव इनपुट के अंदर डिव थोड़ी ना। देखो तब कौन सा डिव? ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला। देखो देखो ना, जो तुम्हारा चाइल्ड होगा बंद करोगे तो बंद हो जाए, उसके अंदर गायब हो जाए। ये डिव भी इसका चाइल्ड, इसका पेरेंट नहीं है। ये डिव, ये इनपुट, ये इनपुट, ये डिव, ये चारों सिबलिंग है। तुम्हें क्या करना है? पेरेंट पे आ जाना है। डिव का पेरेंट कौन दिख गया भाई? डिव आ गया। और इसकी आईडी क्या है? स्टफ कॉन्ट अंडरस्कोर 11। आ गया। और उसी का ये चाइल्ड है डिव। अब लेकिन देखो ध्यान से, स्लैश डिव लिख दे तो क्या आएगा? 1 ऑफ 2 क्यों आया भाई? क्योंकि इस डिव के अंदर एक डिव ये भी है, एक डिव ये भी है। 2 डिव है ना, इसलिए आया। हाँ 1 ऑफ 2 आया। अच्छा डबल स्लैश यूज कर दे तब। अच्छा स्लैश यूज करने का क्या मतलब हुआ? चाइल्ड, जस्ट चाइल्ड। और ये इस डिव के, ये और ये क्या है? जस्ट चाइल्ड ही तो है। अच्छा ये यूज कर ले तो तब भी वही आएगा भाई। जो चाइल्ड है वो डिसेंडेंट भी है। अब देखो डबल स्लैश डिव। अब देखो जरा, लेकिन यार 2 मिल रहा है ना हमें तो किस। लेकिन हाँ देखो, इस डिव के 2 चाइल्ड, 2 डिव है। इस डिव के कितने चाइल्ड डिव है? 2।
एक की क्लास है हाइड अंडरस्कोर टैग, एक की क्लास है कंपोनेंट नेम। तो भैया हमें इस पे काम करना है ना, तो हम लिख दें div तुम कहोगे देखो अब अंतर एक और देखना, ऐसे लिख दोगे तब 1 ऑफ 7, क्योंकि पूरे पेज में ढूंढ रहा है ऐसे कौन है जिस जो टैग div है और क्लास क्या है कंपोनेंट नेम है, और पूरे पेज में ऐसे 7 है। लेकिन ये div जिसकी आईडी स्टफ काउंट अंडरस्कोर 11 है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा div है जिसकी क्लास क्या है कंपोनेंट नेम है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे पेज में ढूंढो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरे पेज में ढूंढो ऐसा कौन है जिसका टैग div है, जिसकी क्लास क्या है div है और क्लास क्या है कंपोनेंट नेम है। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले div ढूंढो जिसकी आईडी क्या है स्टफ काउंट अंडरस्कोर 11 है, और अब उसके अंदर ऐसा div ढूंढो जिसकी क्लास क्या है कंपोनेंट नेम। तो पूरे पेज में 7 है भाई, इस वाले div के अंदर 7 नहीं है। जैसे हमने बताया ना सफेद शर्ट वाला एग्जांपल देखे, भाई सफेद शर्ट पहने बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अब उनके घर में सफेद शर्ट कौन पहन रहा है, तो शायद हम है, तब इजी है ना। ये देखो भाई यही मेन एक्स पाथ है, टेढ़े मेढ़े एक्स पाथ इसी तरीके से बनते हैं, बहुत एप्लीकेशन में मिलते हैं। आजकल तो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वेब डेवलपमेंट में, जैसे HTML5 यूज हो रहा है, और प्लस डेवलपमेंट कर रहे हैं डेवलपर्स, वो भी यूज कर रहे हैं, JS का बहुत यूज कर रहे हैं, जैसे रिएक्ट पे चीजें बना रहे हैं, और वो क्या, हाँ एंगुलर जेएस पे यूआई बना रहे हैं, एंगुलर पे बना रहे हैं, कैस्पर जेएस पे बना रहे हैं, इन पे यूआई बना रहे हैं डेवलपर्स। उनमें एक्सपाथ उसमें एट्रीब्यूट कायदे से दिखता नहीं है, और जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है बड़ी बेतरतीब ढंग से चेंज हो रही है, तो वहां यही सब टेक्निक काम आती है। उसके पास नहीं है कोई बात, चलो अब जरा ऊपर चल के देखते हैं, कहीं तो वो मिलेगा कुछ, फिर उससे इसको ढूंढेंगे। बिल्कुल, जैसे ऊपर से नीचे जा सकते हो, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से ऊपर भी जाओ, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ये बताओ, ये समझ में आ रहा है, इसको जरा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद रखना। अक्सर इंटरव्यूज में जो इंटरव्यू दे रहे होंगे उससे पूछोगे, वो बताएंगे, अक्सर इंटरव्यू में ये करेंगे, कहेंगे अपनी स्क्रीन शेयर करो, कहेंगे जाओ Amazon.com खोलो, फलाने खोलो, और Amazon.com खोलने के बाद अब इसका एक्सपाथ लिखो, और वो ऐसा ही बोलेंगे जो सीधे नहीं बनने वाला होगा। सीधे बनने वाला होगा तो क्यों बोलेंगे, उनको पता है, इतना तो पता ही होगा कि डबल स्लैश टैग नेम @ करके जोड़ देगा ये भी है, वो वैसा ही तुमको देंगे जो सीधे बनने वाली चीज नहीं। और अब कहेंगे तुम बताओ इसका एक्सपाथ लिखो, और ऐसा लिखो जो स्टेबल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तब वहां यही टेक्निक है, यही सिर्फ अकेले नहीं, अभी और भी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। सोच रहे हो इसके सहारे तुम उनको भी ढूंढ ले रहे हो जिनके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, एक सवाल और पूछते हैं इंटरव्यू में कई बार कि डायनेमिक एलिमेंट को कैसे पहचानो, इसे डायनेमिक एलिमेंट्स को कैसे पहचानो। डायनेमिक एलिमेंट मतलब वही एलिमेंट जिनकी, डायनेमिक मतलब क्या, जो बदल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, एट्रीब्यूट्स या इनर टेक्स्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। तो कैसे पहचानोगे, तुम कहोगे हम उसके लिए पहले देखेंगे उसका एक स्टेबल और यूनिक, हम उसका एक पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जो भी होगा पहले उसको ढूंढेंगे, फिर वहां से इसका रिलेशन बना देंगे। जैसे ये देखो, मान लो इस लिंक का सब कुछ बदल रहा था, ये क्या फर्क पड़ता है, हमने कुछ यूज ही नहीं किया, हमने तो बस कह दिया उसके अंदर होना चाहिए। अब उसका कल को इनर टेक्स्ट बदल जाए, कुछ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा काम करेगा। जैसे ये देख लो, यही एक बात था ना, ये काम कर रहा था ना, सॉरी इस पेज पे काम करेगा, किस पेज पे था, रीड्स पेज पे था क्या, ये था ना क्रिएट फिल्टर। ये देखो भाई, ढूंढ रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, इसको देखो कर रहा है ना। ठीक है, तो
अगर कल को डेवलपर इसका जो टेक्स्ट है, मान लो राहुल का, अब भी तो पहचान ले रहा है। पहली बात तो इसे कह रहा भैया हमें राहुल वाहुल से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो ढूंढना है, बस लिंक होना चाहिए। अब उसका टेक्स्ट राहुल है कि क्रिएट फिल्टर है कि XYZ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ टैग के सहारे ही आराम से ढूंढ लेंगे, क्योंकि पूरे टेबल में ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसका टैग क्या है, ए है। लेकिन हाँ, अगर यही ऐसे लिख दो तब, अब 147 आ गए। पूरे पेज में 147 है, लेकिन इस टेबल के अंदर तो सिर्फ एक ही है। क्लियर है ये? तो ये आपका है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, और जरा इसे जगह जगह यूज करो भाई, इसके ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी यही बात नहीं खत्म होती है। अभी तो हमसे पेरेंट की हेल्प ले रहे हैं, या ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, या एक कॉमन वर्ड बोलो किसकी हेल्प ले रहे हैं, एंसेस्टर्स की। एंसेस्टर्स के सहारे चाइल्ड या डिसेंडेंट को पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें अपने बारे में बताना है या किसी को बता देना है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा दादा या उनको नहीं जानते, मेरे भाई को ही सब जानते, तो वहां से भी वहां पहुंचा जा सकता है। ऐसा होता है कई बार ना, यार आपको ढूंढना है, एक काम कर ले, मेरा भाई का नाम पूछ लेना, तुमको लोग घर तक पहुंचा देंगे, हमसे मिलिए, है ना? ऐसा भी होता है कि नहीं होता? सेम यहाँ भी ये टेक्निक काम करती है। क्लियर है ये? तो लेकिन अभी उस पर आएंगे, पहले ये एकदम, लेकिन ये हम चाह रहे हैं एकदम कंफर्म करो। ये स्लैश स्लैश वाला खुद से बनाने की कोशिश करो, जिसे जो राइट क्लिक करके, जैसे अब एक तो पहले ये ट्राई करो सब लोग, ये प्रैक्टिस है, एक ड्रिल है, समझ लो, सबको करनी है। कोई भी एलिमेंट उठाओ, जैसे कोई भी एलिमेंट उठाया और क्या भैया इसका एक्सपाथ लिखना है, और लेकिन ध्यान ये देना है हमें एक्सपाथ लिखने के टाइम पे, मान लो इसी का एक्सपाथ लिखना है, और सब लोग पहले ट्राई करो कौन सा, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। भले यूज नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट चाइल्ड हायरार्की समझने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाने, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ऐसे नहीं बनाना है कि राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, खुद से बना, आपको खुद से बनाना। खुद से ही बनेगा भाई, कैसे नहीं बनेगा, अगर बनाओगे तो बनेगा। बस शुरुआत कहां से करोगे, एकदम ऊपर से, यहां से। अब HTML है, इसके 2 चाइल्ड, हेड और बॉडी, और याद रखना जिसके अंदर हो, ये देखो चिन्ह है किसका, खुलने और बंद होने का, बताया है ना पहले। जब नीचे की तरफ हो तो मतलब खुल चुका है, और साइड इस तरफ हो एरो तो उसका मतलब क्या है, अभी बंद है, अभी खुल सकता है क्लिक करके। तो देखो कौन खुला है, बॉडी ना। क्यों खुला है बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर वो है। अगर हेड के अंदर रहा होता तो हेड खुला होता, बॉडी क्या रहा होता, क्लोज रहा होता। एक बार सब लोग को ये करना है, पेज को अपने पहले क्या कर लेना ढंग से, एक बार रिफ्रेश कर लेना, और 4-6 एलिमेंट्स के लिए शुरू से अंतिम तक आराम से, बड़े थोड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से देखोगे बनेगा। तुमको देखना है, अच्छा इसके अंदर, फिर इसके अंदर, ये तीसरा है, टेबल 3 लिखे। सबसे पहले सब लोग एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाओ, जिससे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की ढंग से समझ में आए, किस हिसाब से ये है। उसके बाद फिर हम देखेंगे उसे कैसे छोटा कर देना है, जहां ढेर सारे स्लैश के बजाय एक क्या डाल देना है, डबल स्लैश, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात की बात है, लेकिन पहले जरा एब्सोल्यूट एक्सपाथ की ट्राई करो, और इसके बाद फिर उसी एक्सपाथ को सोचो कि रिलेटिव उससे कैसे बनाए, और मतलब उसको बनाए रिलेटिव से। लेकिन और ये भी दिमाग में रखना है कि इसके एट्रीब्यूट हमको यूज नहीं करने हैं, या न के बराबर ही। ठीक है, एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, लेकिन ध्यान से देखो इसकी